हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 3 नवंबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का थंबनेल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नासा ने एक ट्वीट किया है स्माइल करते सूरज की फ़ोटो। तो इसमें इसका रहस्य क्या है, ये आज हम लोग इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। बाकी अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसका मैं रिवीजन आपको नेक्स्ट संडे तक करवा दूँगी। पूरा आपका जल्दी ही मंथली आपका जो करंट है वो आ जाएगा, तब तक आप इसे देखिए। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? ये होगी 15 लाख रुपए। ये दोनों की फीस का भुगतान करने की घोषणा कर दी है, दोनों के लिए समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय, पहला तो ये देख लेना है ये किस नंबर का है, तीसरे नंबर का है। क्या है? आदिवासी नृत्य महोत्सव। क्या है? आदिवासी नृत्य महोत्सव। क्या है? आदिवासी नृत्य महोत्सव। और इसको कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये रायपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। और ये 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 नवंबर से क्यों स्टार्ट किया गया? 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया था? अलग ये छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य बना था, अस्तित्व में आया था। किससे अलग होकर के आया था? मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। तो इसीलिए 1 नवंबर से क्या किया जा रहा है? ये आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मोजाम्बिक के द्वारा शुरू किया गया। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अभी कल मैंने क्वेश्चन बताया था IMT त्रिलाट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इंडिया, मोजाम्बिक और किसके द्वारा? और तंजानिया के द्वारा है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से 9 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किसने इसको लॉन्च किया है। तो फाल्कन हैवी रॉकेट जो है इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो है ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की है। तो फाल्कन हैवी रॉकेट से जो अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इस फाल्कन हैवी जो रॉकेट है इसको क्या किया गया था? 2019 के बाद फाल्कन हैवी मिशन को जून 2019 में लॉन्च किया गया है। कब किया गया था? जून 2019 में लॉन्च किया गया है। तो ये जो मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसने क्या किया है? जो दुनिया की यानी विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी, इसको लॉन्च कर दिया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस रॉकेट से क्या किया जाएगा? जो अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो स्पेस फोर्स के उपग्रह हैं उनको क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट इसका वजन जो है वो कितना है? 63.8 टन है। कितना है? 63.8 टन है इसका वजन। और 230 फुट लंबा है। 230 फुट इसकी क्या है? लंबाई है। इस तरीके से ये आपको समझ सकते हैं। और इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाता है। और इसके पहले जो था सैटर्न 5 था। क्या था इसके पहले? सैटर्न 5। ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था जिसको नासा ने क्या किया था? चांद पर खोज के लिए उपयोग किया था। लेकिन अब क्या बन गया है? रॉकेट फाल्कन हैवी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कूट वाले क्वेश्चन हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं सारे में ये क्वेश्चन छपा मिला था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के दृष्टिकोण से, या शॉर्ट में पूछ सकता है यूपीपीसीएस में कि ये एक्चुअली है क्या, नाम दे देगा। तो हम चलिए इसको पूरा डिस्कस करते हैं, डीपली इसको डिस्कस करते हैं। सेना स्पेक्टिबिलिस पादप यानी एक ट्रिक है, एक पेड़ है, अभी मैं उसकी इमेज भी दिखाऊंगी। ये इस पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं इसके बारे में। यह भारत में पाई जाने वाली एक विदेशी प्रजाति है तथा मध्य और दक्षिण अमेरिका के लिए ये क्या है? देशज है। ठीक है।
इसका उपयोग सजावटी उद्देश्य और छायादार पेड़ों के रूप में भी किया जाता है और कुछ क्षेत्र में इसके ईंधन की लकड़ी के लिए इसकी क्या होती है, खेती की जाती है। यह दक्षिण भारत के कई हिस्सों में एक आक्रामक प्रजाति बन गई। तो ऊपर में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये देख सकते हैं, ये पेड़ है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सेना स्पेक्टेबिलिस इसका नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको भारत में एक सजावटी प्रजाति के रूप में, दक्षिण और मध्य अमेरिका में जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग के लिए इसको जाना जाता है। अफ्रीका, भारत और अन्य देश के क्षेत्रों में देखा जाए तो ये एक प्रकार की आक्रामक विदेशी प्रजाति बन गया है। पेड़ के जो घने पत्ते हैं ये क्या करते हैं, जो अन्य देशी पेड़ हैं और घास की प्रजाति के जो विकास है उसको ये रोकता है। इसलिए जो वन्यजीव आबादी है, इसे स्पेशली देखा जाए तो जो शाकाहारी लोगों के लिए भोजन की कमी का ये कारण बन रहा है। तो यह देशी प्रजातियों के अंकुरण और उनकी वृद्धि पर क्या कर रहा है, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो ये कहाँ पर पाया गया है, कहाँ पर है? तो जो नीलगिरी पहाड़ी जिले में मैं लिख दे रही हूँ, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये नीलगिरी पहाड़ी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन के 800 और 1200 हेक्टेयर के बीच में यह क्या है, एक आक्रामक पेड़ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है, ये सेना स्पेक्टेबिलिस जो है, ये भारत में एक सजावटी प्रजाति के रूप में, जलाऊ लकड़ी के रूप में दक्षिण और मध्य अमेरिका में यूज़ होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसका तेज़ी से विकास होता है, और एक तरीके से जो देशी पेड़ है उनके विकास पर क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और इस पेड़ की प्रजाति लगभग 5 साल पहले 344.44 वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य के लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई थी। और इसमें देखा गया है कि जो अभी मैंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात की है, तो ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में स्थित है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। जो 3 राज्य, कौन कौन से 3 राज्य? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन तीनों के त्रिकोणीय जंक्शन पर ये 321 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, हिस्सा है, जो भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था, 1986 में। अगर देखा जाए तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है, केरल में, जो कि स्थित है। उत्तर में बादीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण और पूर्व में नीलगिरी उत्तर डिवीज़न और दक्षिण पश्चिम में गुडालूर वन प्रभाग के साथ एक इसकी सीमा बनी हुई है। और इस रिजर्व में लंबी लंबी घास है, जिसे आमतौर पर हाथी घास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाथी घास के नाम से जानते हैं। और इसमें मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियां, सौगौन, शीशम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए, इतना आपको समझ में अब आ गया होगा कि ये क्यों चर्चा में है, कि एक आक्रामक प्रजाति के रूप में ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या हैं वे? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। महिला अधिकारी कार्यकर्ता इलाबेन नहीं रही। ये प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा के संस्थापक इला भट्ट का आयु संबंधी बीमारियों के चलते बुधवार को निधन हो गया। ये कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? 89 ईयर्स के निधन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो कहाँ किया है? श्रीनगर में किया है। तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ, किसके? 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के, किसके? संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ये डाक विभाग के तहत स्थापित है। और इसी ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को क्या करना,
बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया है, निवेशक दीदी नामक पहल के साथ। कौन सी पहल के साथ, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, निवेशक दीदी नामक पहल के साथ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। भारत देखा जाए तो एक बहुत बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते अभी भी जनसंख्या में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो जो IPPB है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क की मदद से अपनी पहुंच को अंतिम छोर तक बढ़ाने और वित्तीय समावेशन अंतराल को पाटने के लिए एक नई विरासत बनाई है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ स्टार्ट किया गया, श्रीनगर में स्टार्ट किया गया है निवेशक दीदी पहल के तहत। 7 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है अभी समझौता। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। तो ये इसको क्या किया गया है, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत की तरफ से देखा, वो जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया के जो वाणिज्य और पर्यटन मंत्री हैं डॉन फेरल, इन्हीं के साथ क्या हुआ है, ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने 22 अप्रैल 2022 के जो इंडिया ये जो समझौता हुआ था, इसी के तहत प्रगति की समीक्षा की है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात किया जाए कि जो इसकी बैठक हुई थी, ये उस समय 2 अप्रैल 2022 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, उन्हीं की मौजूदगी में पीयूष गोयल और डेन तेहान ने क्या किया, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब, 2 अप्रैल 2022 को। और उसी समझौते के तहत भारत से जो निर्यात होने वाले 96% के जो उत्पाद हैं, इसी समझौते के तहत भारत से जो निर्यात होने वाले 96% उत्पाद को जीरो ड्यूटी एक्सेस मुहैया कराने की बात कही गई है। कितनी, जीरो ड्यूटी एक्सेस मुहैया कराने की बात की गई है। और इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, वस्त्र और चमड़ा जैसी चीज़ें आएंगी। भारत के लिए अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया जो है 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो भारत 9वें नंबर का सबसे बड़ा साझेदार है। तो ये तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो आपको ये थोड़े बहुत याद रखने चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए 17वां सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत जो है 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। और दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए तो ये आंकड़े नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे, बस इतना आप ध्यान रखिए। और भारत द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली वस्तु है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद है, टेक्सटाइल्स हैं, परिधान है, इंजीनियरिंग सामान है, चमड़ा, ऊन, मांस, रसायन, रत्न, आभूषण, ये सारे शामिल हैं। और आयात हम लोग क्या करते हैं वहाँ से, कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामान, ये शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? ज्योग्राफी का क्वेश्चन चर्चा में हुआ था, तो ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। तो चलिए इसको मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन है बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया। तो ग्रीस जो है साझा नहीं करता। मैप मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी जो है इसके उत्तर में यूक्रेन है, इसके उत्तर में आपको यूक्रेन दिखाई देगा, यूक्रेन। और उत्तर पूर्व में रूस दिखाई देगा, उत्तर पूर्व में रशिया दिखाई देगा, और पूर्व में जॉर्जिया दिखाई देगा। पूर्व में क्या दिखाई देगा, जॉर्जिया, ये देखिए पूर्व में जॉर्जिया दिखाई देगा। और दक्षिण में तुर्की दिखाई देगा, साउथ में तुर्की भी दिख रहा है। और पश्चिम में बुल्गारिया दिखाई देगा। बुल्गारिया और रोमानिया से ये क्या है, घिरा हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ मोल्डोवा है, ये सब से क्या है, ये घिरा हुआ है। फिर से देख लेते हैं, उत्तर में यहाँ पे यूक्रेन है आपका, और नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में रशिया है, ईस्ट में जॉर्जिया है, साउथ में टर्की है, और वेस्ट में बुल्गारिया है। और रोमानिया से ये क्या है, इसकी ये सीमा साझा करता है। यहाँ से तो ये सीमा साझा करता है, इतना जो मैंने बताया है।
ठीक है, इतने से। और यह अटलांटिक महासागर का एक सीमांत भूमध्य सागर है। किसका है? अटलांटिक महासागर का एक सीमांत भूमध्य सागर है जो यूरोप और एशिया के मध्य में क्या है? स्थित है। किसके मध्य स्थित है? यूरोप और एशिया के मध्य में। जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये क्रीमिया प्रायद्वीप उत्तर में काला सागर को क्या करता है? स्पर्श करता है। जो क्रीमिया प्रायद्वीप है उत्तर में, ये क्या करता है? काला सागर को ये क्रीमिया जो प्रायद्वीप है, ये क्या करता है? उत्तर में, नॉर्थ में, ये देखिए काला सागर को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। और इसके पूर्व में जो है, इसके पूर्व में संकीर्ण केरिच जलडमरू मध्य, इसी के पूर्व में जस्ट देखिए केरिच जलडमरू मध्य है, जो काला सागर को क्या करती है? अजो सागर से, जो काला सागर को क्या करती है? अजो सागर से, किस सागर से? अजो सागर से जोड़ती है। क्या करती है? काला सागर को अजो सागर से ये जोड़ती है। ये अजो सागर हो गया, ये काला सागर हो, केरिच जल संधि क्या करती है? इससे जोड़ती है। और अजरबैजान कैस्पियन सागर को स्पर्श करता है। अजरबैजान जो है ये क्या करता है? कैस्पियन सागर को स्पर्श करता है। तो ये सारे आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। ये मैंने मैप भी दे दिया, PDF में शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा। जिसने भी अभी तक क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ लेक्चर सुन लिया करिए, वहाँ से नोट डाउन कर लिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो पहला दिया गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसको दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। किसको दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को ये दिया गया है। और ये जो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड ये 2022 में स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, क्या है ये राजधानी? ईटानगर है। यहाँ के ईटानगर के कहाँ पर? होलोंगी में। ईटानगर के होलोंगी में ये स्थित जो नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया। यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, उसका नामकरण डोनी पोली हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दे दी गई है। ये क्या हुआ था? जनवरी 2019 में ही होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इस हवाई अड्डे को भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था, जो कि सूर्य, डोनी मतलब सूर्य और पोलो मतलब चंद्रमा के प्रति लोगों का सम्मान है। और सम्मान इस राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। वर्तमान में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हैं, तेजू और पासीघाट, जो कि कार्यरत हैं। अगर हम बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष जो है संजीव कुमार हैं। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ से संबंधित जो न्यूज़पेपर कटिंग था, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? RBI ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। सही है। 2022 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि RBI जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा क्या करेगा? लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा, कब किया जा रहा है? 1 से 5 नवंबर। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2007 में किया गया। मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। तियांगोंग शब्द ये क्या है? चीन का निम्न भू कक्षा में बना रहा अंतरिक्ष स्टेशन। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर। और पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के तहत
स्वतंत्रता सेनानियों में किस पर आरोप लगाया गया था? बीजी तिलक, एनी बेसेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, इन सभी पर लगाया गया था। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।